यश भारत जीवन ज्योतिष में इस बार हम आपको बहुत महत्वपूर्ण विषय से रूबरू करा रहे हैं। जीवन में नक्षत्र का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है जो सीधे ज्योतिष से जुड़ा माना जाता है। कई बार माता पिता अपने पुत्र या पुत्री को लेके अच्छे में ये बोलते हैं यार किस नक्षत्र में पैदा हुआ, इसके आने से हमारी बहुत ज़्यादा हम लोग पारिवारिक जीवन सुख में जी रहे हैं। तो IPS अधिकारी मनोहर वर्मा जी जो ज्योतिष के भी बहुत ज्ञाता हैं, हमने उन्हीं से सीधे पूछा कि आखिर ये नक्षत्र क्या है। नमस्कार आशीष और जी। ज्योतिष में नक्षत्र का क्या रोल है? सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आशीष जी, नक्षत्र ही तो सब कुछ है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और ये एक बहुत ही ज्ञानवर्धक विषय है। नक्षत्र एक ऐसा नाम है जो हमारे साथ जीवन से लेकर मृत्यु तक जुड़ा होता है। आप सभी जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं, है ना। राशि फल भी आप छापते हैं, अखबारों में छपता है, पंचांगों में छपता है। ये 12 राशियां जो हैं, ये जो हमारा आकाश है जो 360 डिग्री में बटा हुआ है, उसी को हमने 30-30 डिग्री में बांट के इसके 12 भाग कर दिए तो 12 राशियां हो गई। इसी तरह से हमने जो 12 भाग किए थे, अगर हम इसके 27 भाग कर दें तो जो 27 भाग हैं उनमें से प्रत्येक भाग को नक्षत्र कहते हैं। अच्छा, मैंने 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र। वैसे पहले 28 नक्षत्र माने गए हैं। अभिजीत नामक एक नक्षत्र भी माना जाता था, लेकिन उसके बाद में फिर उसको हटा दिया और जिनका वास्तव में जो सही सही प्रभाव देखने में आया वो 27 नक्षत्र हैं जिनको कि हम लोग मानते हैं। 27 नक्षत्रों के नाम भी अलग अलग हैं। 27 नक्षत्रों के नाम भी अलग, जैसे राशियों के नाम अलग हैं वैसे 27 नक्षत्रों के नाम अलग हैं। तो हमने क्या करा कि ये जो नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र हमने ऐसे नहीं बांट दिए। आकाश में जब आप देखते हो ना तारे, अब वो बोलते थे तारे गिरना, तारे गिर रहे हो क्या, तो जब आप तारे देखते हो तो ये कई तारे मिल करके आपको कुछ आकृति सी दिखाई देती है। हाँ। तो वो जो आकृतियां होती हैं वो आकृतियां नक्षत्र हैं। तो इस तरह से हमारे जो दिव्य ऋषिगण थे उन्होंने 27 विभिन्न प्रकार की आकृतियों को चिन्हित किया आकाश में। और मजेदार बात ये देखिए कि सबका बराबर बराबर जो है माप है। अगर हमने 27 भागों में बांटा तो 13 डिग्री और 20 मिनट होता है एक भाग का माप, ठीक है। तो 13 डिग्री 20 मिनट की 27 आकृतियां हैं जो कुल मिला के 360 डिग्री हो जाती हैं। तो ये जो आकृतियां हैं 27, इनको बोलते हैं नक्षत्र। तो जब हमारा जन्म होता है, आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा भी भ्रमण कर रहे हैं लगातार, और वो पूरे आकाश का जो भ्रमण है वो करते हैं। सूर्य के आसपास सारे हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम पृथ्वी पर बैठे तो सूर्य भी हमें भ्रमण करते दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये भ्रमण इनका सभी का चलता रहता है। तो जब चलेंगे तो आज चंद्रमा अगर मान लीजिए यहाँ पर हैं तो कल यहाँ आ जाएंगे, फिर परसों यहाँ आ जाएंगे, इस तरह से लगातार बढ़ते जाएंगे। तो जिस वक्त हमारा जन्म हुआ है उस वक्त चंद्रमा जहाँ पर हैं उस जगह जो आकृति दिख रही है आकाश में, उस नक्षत्र में आपका उस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी का जन्म हुआ है तब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में थे, ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि ये व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में जन्मा। अगर कोई पूर्वाषाढ़ा में जन्मा है, इसका मतलब चंद्रमा उस समय पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से गुजर रहे थे। तो जिस वक्त आपका जन्म हुआ है उस वक्त चंद्रमा जिस नक्षत्र में थे उस नक्षत्र के जो प्रभाव है वो प्रभाव आपके अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे राशि के देखने को मिलते हैं वैसे ही नक्षत्र। तो 12 राशि हैं और 27 नक्षत्र हैं। तो जब 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में बांटेंगे तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र पड़ते हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी राशि सिंह है तो सिंह राशि में 2.25 नक्षत्र होंगे। तो वो कौन कौन से नक्षत्र होंगे? जैसे सिंह राशि में मघा नक्षत्र होता है, पूर्वा फागुनी नक्षत्र होता है और उत्तरा फागुनी नक्षत्र होता है, ठीक है। तो अब उत्तरा फागुनी का 1/4 पार्ट रहेगा
मतलब नक्षत्र को भी फिर हमने क्या करा, 4 भागों में बांट दिया, क्योंकि हमको 2.25 लेना है ना, एक राशि में 2.25 ही आया। तो जब हम एक नक्षत्र के 4 भाग करेंगे तो उसका फिर एक भाग हम एक राशि में ऐड करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रत्येक नक्षत्र के भी हमने 4 भाग कर दिए। अच्छा जी। तो उसको हम चरण बोलते हैं जी। कि इस नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, चतुर्थ चरण में। तो 27 नक्षत्र और 27 नक्षत्रों को भी हमने 4-4 भागों में बांट दिया। तो इस तरह से 27 नक्षत्र अगर 4-4 में बढ़ जाएंगे तो कुल कितने चरण हो गए? 108। ठीक है, इसलिए 108 का इसलिए 108 का जाप होता है। ठीक है ना, आप जो कहते हैं ना 108 गुरुओं की माला, ये 108 है। मैंने नक्षत्रों के 4 चरण के 108 में पार करना। तो कुल 108 चरण हुए। तो इसलिए जब भी हम कोई मंत्र जप करते हैं 108 बार। अच्छा, उसमें भी देखते कि मैंने जो गुरु महात्मा ज्योतिष आचार्य बताते हैं, आप जो 108 जप करो उसमें आपको कपड़े के अंदर करना चाहिए। कपड़े के अंदर करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि भाई ये गोपनीय चीज है। जी। इसको बाहर नहीं दिखना है, अंदर आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आप तक रहे। ठीक है, इसकी जो ऊर्जा है वो आप ही को मिले, बाहर न जाए। हाँ, तो इसलिए वो उसको एक नक्षत्रों का जीवन में बहुत बड़ा जीवन में बहुत बड़ा असर है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि पता नहीं किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। ऐसा भी बोलते हैं किस नक्षत्र में मिले। अच्छे बुरे दोनों में नक्षत्रों का उपयोग है। एग्जैक्टली। तो ये जो नक्षत्र होते हैं कुल 27 नक्षत्र होते हैं। अब ये 27 नक्षत्रों को भी बहुत अच्छे तरीके से वैज्ञानिक रूप से 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। आपने देखा कि हमारा ये पूरा जो आकाश है 360 डिग्री का है। इस 360 डिग्री को 3 भागों में बांट दिया। तो 120, 120 और 120 डिग्री के ऐसे 3 भाग बन गए। तो 3 भाग बन गए, तो एक पहला भाग 0 से लेके 120 डिग्री का, फिर दूसरा भाग 120 से लेके 240 डिग्री का, और तीसरा भाग 240 से 360 डिग्री का। तो ये जो 3 भाग हैं, इन 3 भागों में हमारे 27 नक्षत्र हमने कर दिए। तो 9 नक्षत्र आ गए, और 9 ही हमारे प्लेनेट होते हैं। जी, 9 हाँ, है ना। तो 9 प्लेनेट होते हैं। तो हमने क्या करा कि ये जो 9 नक्षत्र हुए, तो इन 9 नक्षत्रों में से प्रत्येक नक्षत्र का स्वामित्व एक ग्रह को दे दिया। तो जो एक भाग हुआ, एक खंड हुआ, उसके 9 नक्षत्रों के 9 प्लेनेट हो गए। फिर दूसरा जो भाग हुआ उसके भी 9 प्लेनेट हो गए, और तीसरा जो भाग हुआ उसके भी 9 प्लेनेट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे अगर हम कहें ना त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों हैं। हमारा जन्म भी ऐसे होता है। पहले जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने जन्म दिया, फिर हम पूरा जीवन जिए, विष्णु जी ने हमारा सब जीवन पालन का काम किया, और अंत में फिर हमारा मोक्ष होना है तो शिव जी आ गए। ठीक है, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो ये हमारे नक्षत्रों के 3 ग्रुप बन गए। ठीक है, मैंने ऐसा बता सकते हैं कि नक्षत्रों के 3 ग्रुप हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वहीं से सब चलन है। यस। और इस तरह से ये जो हमारे नक्षत्र हैं, तो उनका स्वामित्व हमने एक एक ग्रह को दिया। तो अब पहले खंड में हमारे एक प्लेनेट को एक नक्षत्र मिल गया, दूसरे खंड में भी उस प्लेनेट को एक नक्षत्र मिल गया, और तीसरे खंड में भी उस प्लेनेट को एक नक्षत्र मिल गया। तो इस तरह से एक प्लेनेट के पास 3-3 नक्षत्रों का स्वामित्व आ गया। जैसे अगर मैं बात करूं केतु की, केतु एक हमारा प्लेनेट है, हम उसको प्लेनेट मानते भले ही छाया ग्रह। तो केतु जो है उसको पहले खंड में अश्विनी नाम का जो नक्षत्र है उसका स्वामित्व मिल गया। फिर दूसरे खंड में हम आए तो मघा नाम का नक्षत्र है, उसका स्वामित्व मिल गया। और तीसरे खंड में जब आए तो मूल नाम का नक्षत्र होता है, उसका स्वामित्व मिल गया। तो इस तरह से केतु के 3 नक्षत्र हो गए, अश्विन, मघा और मूल। इसी तरह से बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं उन सबके भी 3-3 नक्षत्र हो गए। तो इस तरह से 9 प्लैनेट्स के। सबसे अच्छा नक्षत्र कौन सा माना जाता है? देखिए ऐसा है कि क्योंकि आदमी जब बोलता है ना किस नक्षत्र, तो उसमें अच्छाई बुराई दोनों छुपी है। देखिए सभी नक्षत्र वैसे तो अच्छे होते हैं, क्योंकि ये सब हमारा ये चलन में क्योंकि नक्षत्र नहीं होते हैं। देखिए क्या है ना, हर एक का अलग अलग होता है। जैसे 5 पांडव थे, तो 5 पांडव में जो है हर पांडव का अलग अलग गुण था ना, ऐसी नक्षत्रों तो ऐसे नक्षत्र हैं।
ठीक है। जैसे पुष्य नक्षत्र हैं, अब अगर पुष्य नक्षत्र की मैं बात करूं तो पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आपने देखा होगा अखबारों में आप लोग चाहते हो कि पुष्य नक्षत्र है खरीदारी करो, पुष्य नक्षत्र है पूजा करो, पुष्य नक्षत्र में बहुत खरीदारी हो गई, बहुत जो है पुण्य मिलेगा, वो बड़ा धन आपका बढ़ेगा, है ना। पुष्य को हम बड़ा पुण्य नक्षत्र मानते हैं। तो इसी तरह से जो दूसरे नक्षत्र हैं सबकी भी अपनी महत्वता है। हर नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति लेकिन पुष्य नक्षत्र को क्या व्यापार से जोड़ा जाए? सबसे ज्यादा व्यापारिक लोग उपयोग करते हैं। पुष्य नक्षत्र जो होता है उसके स्वामी होते हैं शनि। अच्छा जी। और ये जो होता है नेतृत्व का होता है। पुष्य नक्षत्र में अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो उसमें नेतृत्व के गुण आएंगे। वो कहीं ना कहीं पे नेतृत्व कर रहा होगा, किसी भी लेवल पर होगा, और वहाँ अगर कोई सी भी चीज आई तो उसमें वृद्धि होना है। ठीक है, तो ये वृद्धि का सूचक है। इसलिए पुष्य नक्षत्र का व्यापारिक भी उद्योग करते हैं और घर में भी होता है। तो इसीलिए आप देखो पुष्य नक्षत्र में जो लोग जन्मे होंगे उनकी एक अलग तरह की जो है शख्सियत होंगी। तो इस तरह से हर नक्षत्र की अपने अलग अलग गुण हैं। तो नक्षत्रों के विषय में अगर हमें ज्ञान हो तो हम केवल किसी का जन्म नक्षत्र जान करके और पता कर सकते हैं। अपन ऐसा करें, नक्षत्रों का पूरा एक अपन धारावाहिक चलाते हैं। जैसे इस बार हो गया आपका पुष्य नक्षत्र, जी जी जी, अगली बार और कोई अगला सिलसिलेवार लेंगे क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसा मैंने आपको 3 खंड बताए ना, तो मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इन तीनों खंडों का जोड़ होता है, क्योंकि 3 खंड हो गई है, मैंने बताया आपको 3 समूह हुए। तो इन तीनों समूह के जहां जहां पर भी जोड़ होते हैं उसको बोलते हैं गंडमूल। पूरा गंडमूल का अपन विस्तृत तो गंडमूल क्या होता है? जैसे आपने कहा ना किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो बोलते ये तो मूल तो नहीं है इसका, गंडमूल में तो जन्म नहीं है। तो ये गंडमूल वो होता है कि जो 3 खंड हैं, तो इन 3 खंडों में जहां भी जुड़ाव हो रहा है, जैसे मैंने कहा केतु से शुरू हुआ और केतु से शुरू होकर के बुध पे खत्म होते हैं ये, ठीक है, 9 प्लेनेट। तो केतु और बुध इनके जो नक्षत्र हैं तो उनके नक्षत्रों के 2-2 चरण मिलकर के गंडमूल नक्षत्र बना देते हैं। तो इस तरह से ये तीनों खंड जुड़े रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कुल मिलाकर के नक्षत्र जो है वो एक बहुत ही वैज्ञानिकता का विषय है, जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। हाँ, और आप खुद पाओगे कि अगर आप मान लीजिए पुष्य नक्षत्र में जन्मे हो और पुष्य नक्षत्र के अगर आपको गुण पता है तो आप गुण कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में दिखोगे। तो ये सारी चीजें जो हैं अपन वर्मा जी अब नक्षत्रों पे अपन पूरी जानकारी देते हैं अपने पाठकों को। आज जो अपन ने चर्चा की इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ये थे हमारे साथ मनोहर वर्मा जी। अब पूरे नक्षत्रों की जानकारी हम लोग समय समय पर सिलसिलेवार आपको देते रहेंगे। तब तक आप यश भारत ये अपना जीवन ज्योतिष देखते रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।